तो आज हम लोग उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए तो थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा। अब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में कुछ जो मिक्सचर के रिलेटेड फॉर्मूले पढ़े थे उनको थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं। तो एक सेकंड में थर्मोडायनेमिक क्वेश्चन बैंक। ये एक क्वेश्चन चलिए। तो ये क्वेश्चन बच्चों है, देखिए मिक्सचर पे बेस्ड है बेटा। ये 5 moles of helium are mixed with 2 moles of hydrogen to form a mixture. Take the molar masses of helium is 4 gram per mole and hydrogen 2 gram. First of all, what is equivalent molar mass of the mixture? Equivalent molar mass बचाना है, equivalent degree of freedom of the mixture, equivalent gamma. If the internal energy of helium sample is this and hydrogen sample is this, then the internal energy of the mixture is. तो 2 moles of hydrogen and 5 moles of helium. हीलियम बच्चों 5 मोल है और हाइड्रोजन बच्चों 2 मोल्स हैं। हीलियम मोनो एटॉमिक है और हाइड्रोजन डायटोमिक है। सबसे पहले पूछा है बेटा इक्विवेलेंट मोलर मास। तो जो इक्विवेलेंट मोलर मास होता था वो क्या होता था बेटा? मिक्सचर के 1 मोल का मास। तो टोटल मास ऑफ मिक्सचर हो जाएगा N1M1 प्लस N2M2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो 5 मोल्स ऑफ हीलियम है, इसका 4 ग्राम है। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, इसका 2 ग्राम है, डिवाइड बाई 7। मोलर मास आ जाएगा 24/7 ग्राम। तो नन ऑफ दिस करेक्ट लग रहा है मुझे। नन ऑफ दिस। ट्वेंटी 4/7 नन ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा। चलिए
इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा? इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो मोनो एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम है बेटा 3, और मेंशन ना किया जाए तो, और हमारे सिलेबस में वाइब्रेशनल नहीं है तो हम वाइब्रेशनल नहीं लेंगे जब तक कहा ना जाए, और कहेगा नहीं हमसे कभी। तो F1 3 है और F2 है 5 डायटोमिक। तो F इक्विवेलेंट बेटा क्या था? सेम रिजल्ट था N1F1 प्लस N2F2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। तो 5 मोल्स हीलियम है, 2 मोल्स हाइड्रोजन है, डिवाइड बाई 7, 5 3 जा 15, 15 प्लस 10 25/7। फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 21 आएगा, 3.5 के आसपास कुछ आएगा, 3.57। दिस आंसर इज करेक्ट। ठीक है ना? गामा इक्विवेलेंट के लिए तो वैसे ही कर सकते हैं कि सीपी मिक्सचर निकाल लें, फिर सीवी मिक्सचर निकाल लें, और गामा है सीपी मिक्सचर बाय सीवी मिक्सचर। जैसे कि बेटा अगर सीवी मिक्सचर निकालते हैं तो N1CV1 प्लस N2CV2 अपॉन N1 प्लस N2 हो जाएगा बेटा। तो पहले वाला हीलियम के 5 मोल और हीलियम मोनो एटॉमिक है 3r/2, हाइड्रोजन डाइटोमिक है 5r/2 अपॉन 3 + 5 7। तो ये आएगा 15 और 10 25r/2, तो 25r/40। हाँ बेटा, कौन कट जाएगा? हाँ तो वो मैं डिवाइड सॉल्व नहीं कर रहा। सीपी मिक्सचर आ रहा है सीवी मिक्सचर प्लस आर, तो 25r/14 प्लस आर, तो ये आ रहा है 39। गामा मिक्सचर इज इक्वल टू सीपी मिक्सचर डिवाइड बाय सीवी मिक्सचर, तो 39/25 आएगा, जो आएगा 1 ये 1.5 समथिंग। तो क्या कोई एक्यूरेट 1.5? अरे बड़ा कैरी एक्यूरेट सॉल्व करवा दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे, 25 बन जाए, 25 14 बचेगा, 140 हो जाएगा, और 125 हो जाएगा। 125 में 100 150 56 आएगा, एग्जैक्टली 56 आएगा, 1.56 एग्जैक्टली। और इंटरनल एनर्जी मिक्सचर की बेटा क्या होती है? वो तो U1 प्लस U2 हो जाएगी, तो 100 जूल प्लस 200 जूल, वो तो 300 जूल, सीधे सीधे हो जाएगी ये। तो ये जो मिक्सचर के फॉर्मूले मैंने डायरेक्टली आपको लास्ट टाइम पे बताए थे, तो उसका जो है ये एप्लीकेशन है कि कैसे क्वेश्चन आपसे बन सकते। गामा मिक्सचर का एक फॉर्मूला और था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन गामा मिक्सचर -1 N1 अपॉन गामा 1 -1। N2 अपॉन गामा 2 -1 और N3 अपॉन गामा 3 -1, और यहाँ पे तो 2 है, 2 ही है। तो ये भी आप जो है अप्लाई कर सकते हो, और वी कैन यूज, लेकिन हमने जानबूझ के सीपी मिक्सचर और सीवी मिक्सचर भी बताया है ताकि सारी चीजें अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो ये बेटा उन कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है।
बच्चों एक कॉन्सेप्ट में और बताना चाहूंगा फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। बल्क मॉडुलस ऑफ ए गैस। बेटा कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है या बल्क मॉडुलस की अगर हम बात करें तो बल्क मॉडुलस डिफाइन होता है बल्क स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। किसी भी बॉडी में बच्चों जब वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन करते हैं तो उसमें जो प्रेशर बढ़ाते हैं, जैसे मान लो ये कोई भी बॉडी है, इसका वॉल्यूम V है, इसके चारों तरफ प्रेशर P। अभी क्या किया हमने, इसको प्रेशर बढ़ा दिया चारों तरफ से, चारों तरफ से प्रेशर बढ़ा दिया, P प्लस डेल्टा P कर दिया प्रेशर बढ़ा के, P प्लस डेल्टा P। तो जब हमने चारों तरफ से प्रेशर बढ़ा दिया, 1 सेकेंड, अभी स्क्रीन दिख रही क्या अभी? यस सर। तो वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है बेटा? जो इंक्रीज इन प्रेशर होता है या जो चेंज इन प्रेशर होता है वो वॉल्यूम स्ट्रेस होता है डेल्टा P। जो चेंज इन प्रेशर होता है डेल्टा V और स्ट्रेन होता है वॉल्यूम स्ट्रेन डेल्टा V अपॉन V, बट यहाँ हम एक नेगेटिव साइन लगाते हैं, ये बल्क मॉडुलस होता है। इसको हम चाहें तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि माइनस का V डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा V। ये हमारी बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन होती है। अच्छा बेटा, लिक्विड और जो सॉलिड का बल्क मॉडुलस होता है वो काफी यूनिफॉर्म सा कह सकते हो आप, प्रेशर और वॉल्यूम के साथ बहुत जल्दी चेंज नहीं होता है बेटा। बट गैसेस में जो बल्क मॉडुलस होता है ये प्रेशर और वॉल्यूम के वेरिएशन के साथ, जैसे जैसे गैस में प्रेशर चेंज होता है हम उसको और कंप्रेस करते हैं तो उसका बल्क मॉडुलस वेरिएबल होता है। तो स्पेशली फॉर गैसेस हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल चेंज के लिए लिखते हैं, मतलब V dP बाई dV होता है, ये ऐसे लिख लेते हैं। स्मॉल प्रेशर चेंज करते हैं, स्मॉल वॉल्यूम चेंज करते हैं, तो उस पर्टिकुलर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर पे बल्क मॉडुलस कितना ही आ जाता है। एक टर्म होता है, इसे बोलते हैं बेटा कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी जो होता है वो 1 अपॉन बल्क मॉडुलस होता है, तो माइनस का 1 अपॉन V dV बाई dP हो जाता है ना। 9:30 नहीं, नमस्कार चलो लो तो नहीं, ज्यादा से ज्यादा मत लो क्योंकि वो रूट है ना। ठीक, तो कंप्रेसिबिलिटी जो है वो 1 अपॉन बल्क मॉडुलस है, 1 अपॉन बल्क मॉडुलस है। तो कई बार क्या होता है ना बच्चों, प्रोसेस की इक्वेशन दी जाती है, हमें बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी निकालना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, PV की पावर m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मान लेते हैं कांस्टेंट के हैं, ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में गैस को हम कंप्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बल्क मॉडुलस ले लिया। माइनस साइन क्यों आ रहा है? माइनस साइन इसीलिए आता है बेटा कि हम जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम घटता है और ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाती है, तो हमें एक माइनस साइन पुट करना पड़ता है बिकॉज मॉडुलस हमारा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे बल्क मॉडुलस कैलकुलेशन की, है ना।
तो मान लेते हैं कांस्टेंट जो है वो के है और के अपॉन वी की पावर एम है या के वी की पावर माइनस है। अब जो बल्क मॉडुलस है बेटा वो माइनस टाइम्स वी इंटू डीपी बाई डीवी है, तो डीपी बाई डीवी कर लेते हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर लेते हैं बेटा। तो डीपी बाई डीवी है माइनस एम के वी की पावर माइनस एम माइनस वन, ये डिफरेंशिएशन हो गया। तो बल्क मॉडुलस आ गया माइनस वी इंटू डीपी बाई डीवी एंड इट इज इक्वल टू माइनस माइनस एम के, ये v की पावर माइनस एम अलग कर लेते हैं, अपॉन v अलग कर लेते हैं, तो एक v से v कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, m टाइम्स के v की पावर माइनस एम, और ये देखिए प्रेशर के बराबर है, ये प्रेशर के बराबर है, तो यहाँ पर ये m टाइम्स प्रेशर आ जाएगा, यानी बल्क मॉडुलस ऑफ गैस विल बी m टाइम्स इक्वल टू द m टाइम्स ऑफ प्रेशर ऑफ द गैस। तो बच्चों किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जिसमें वॉल्यूम की पावर अगर पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट स्मॉल m है, तो बच्चों उस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के थ्रू अगर गैस को हम कंप्रेस करें तो गैस का जो बल्क मॉडुलस होता है वो m टाइम्स प्रेशर के बराबर होता है। जैसे मान लो pv की पावर 1/2 अगर कांस्टेंट है तो इसका बल्क मॉडुलस p/2 होगा। pv की पावर 1 अगर कांस्टेंट है तो बल्क मॉडुलस प्रेशर के बराबर होगा। pv की पावर गामा अगर कांस्टेंट है तो बल्क मॉडुलस गामा p के बराबर होगा। तो इस तरह के कुछ प्रोसेस हैं जिन पे हमें बल्क मॉडुलस का क्वेश्चन भी बनता है। ये कुछ जनरल कॉन्सेप्ट है बेटा, ये जनरल कॉन्सेप्ट है जिन पे सवाल आता है ना। अच्छा एक चीज, हाँ बेटा, डायरेक्ट मीन्स में आ जाता है, एडवांस में नहीं आता है, इनडायरेक्टली आता है एडवांस में। जैसे एडवांस में क्वेश्चन ये आ चुका है, देखो उन्होंने एक बार ये कहा था, वो थोड़ा इनडायरेक्टली पूछता, उन्होंने कहा था कि आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल पढ़ाया नहीं, तो आइसोथर्मल प्रोसेस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से अगर देखें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो ये चीज कांस्टेंट हो जाएगी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन होगी पीवी बराबर कांस्टेंट, ये भी एक पॉलीट्रॉपिक है, n की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि m इज इक्वल टू 1 है, तो बल्क मॉडुलस होगा प्रेशर के बराबर और कंप्रेसिबिलिटी होगी 1/प्रेशर के बराबर। अब आईआईटी वालों ने ये कहा कि देयर इज ए फिजिकल क्वांटिटी, उन्होंने नाम नहीं बताया, उन्होंने कहा एक फिजिकल क्वांटिटी y डिफाइन कर रहे हैं जो कि dv माइनस का dv ऐसे डिफाइन किया उन्होंने, माइनस का 1/v डेल्टा v बाई डेल्टा p। उन्होंने कहा एक फिजिकल क्वांटिटी है जो इस तरह से हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। इस फिजिकल क्वांटिटी का अगर हम प्रेशर के साथ ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा कि ये ऐसा बनेगा कि ये ऐसा बनेगा कि ये ऐसा बनेगा कि ये ऐसा बनेगा, इस तरह के कुछ ग्राफ दिए थे। तो अब आप देखो इस तरह से पूछ ले तो थोड़ा सा टेस्ट करके, अब बच्चों को ये पहचानना था कि ये जो ब्रैकेट में डिफाइन की है या फिर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। बहुत सारे बच्चे तो मैथमेटिकली इसमें चले गए होंगे, डेल्टा बी बाई डेल्टा बी निकालने लगे होंगे प्रेशर के टर्म में देन ग्राफ। तो आपको देखते ही पता चल जाना है कि इट इज एक्चुअली 1 बल्क मॉडुलस, है ना। देखिए कंप्रेसिबिलिटी होता है ये, तो डीवी ऊपर चला जाएगा या डेल्टा वी ऊपर चला जाएगा और वी डेल्टा पी नीचे आ जाएगा। तो दिस इज एक्चुअली कंप्रेसिबिलिटी, है ना, एक कंप्रेसिबिलिटी है। और आइसोथर्मल प्रोसेस में कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगी 1/प्रेशर, तो 100% ये वाला ग्राफ हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला ग्राफ करेक्ट हो जाएगा, ये सारे ग्राफ क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे बेटा। तो ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है। तो कभी कभी सरल क्वेश्चन अगर पूछना है तो पूछ लेगा बिल्कुल डायरेक्टली, या हो सकता है 4 प्रोसेस लिख दे, उसमें कहे बताओ किसकी कंप्रेसिबिलिटी मैक्सिमम है ना। तो क्वेश्चन तो आ ही सकता है, हम करें सिंगल करेक्ट होगा, लेकिन 4 में से मैक्सिमम वाली टिक करनी होगी, है कि नहीं। तो बनाई जा सकती है। हर छोटे कॉन्सेप्ट पे जेई एडवांस वालों ने क्वेश्चन पूछा है, हर बड़े कॉन्सेप्ट पे भी पूछा है। सवाल पूछना उनका धर्म है। आओ देखो,
बच्चों एक चीज और डिफाइन होती है, ये भी छोटी सी चीज है, इसको भी पढ़ा देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। हालांकि ये हीट में थर्मल एक्सपेंशन वाले पार्ट में आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में भी क्वेश्चन बनता है। बच्चों तीन प्रकार के एक्सपेंशन आप पढ़ोगे। एल बराबर, जब हम किसी रॉड की लेंथ को चेंज करते हैं, उसमें जो चेंज इन लेंथ आता है वो आता है एल अल्फा डेल्टा टी। उसकी जो चेंज इन लेंथ होता है हीट करने पर, वो उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है और टेम्परेचर डिफरेंस के, और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसे हम कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। ऐसे सुपरफिशियल एक्सपेंशन में अगर टू डायमेंशनल बॉडी है और उसके एरिया में अगर देखोगे, तो एरिया में भी चेंज आता है बेटा, ये ए बीटा डेल्टा टी। इसी को एल फाइनल माइनस एल इनिशियल जब लिख देते हो, डेल्टा एल को एल फाइनल माइनस एल इनिशियल लिख देते हो, तो यहाँ से आ जाता है एल फाइनल इज इक्वल टू एल वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, जो फेमस इक्वेशन मानी जाती है। खैर मैं उस इक्वेशन में नहीं जा रहा हूँ अभी। इसी प्रकार से जब किसी बॉडी में वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है, तो उसके वॉल्यूम में टेम्परेचर बढ़ाने से होने वाला चेंज उसके वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसे हम गामा से लिखते हैं। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी गामा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। यहाँ पर गामा है, ये सीपी बाई सीवी ना समझ लेना, ये है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, ठीक है ना। इट्स नॉट सीपी बाई सीवी, है ना, ये सीपी बाई सीवी नहीं है, ये ना समझ लेना, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो, है ना। ये कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है बेटा, दूसरा वाला गामा। तो यहां से तुम देखो बेटा, तो गामा, अब देखो बच्चों को ये जब मैं गामा लिखूंगा, डिफाइन करूंगा, देखो ये वन अपॉन वी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी है, या स्मॉल चेंज के लिए वन बाई वी डी वी बाई डी टी मैं लिख सकता हूँ। तो ये वाली डेफिनेशन तो तुमको याद रहेगी नहीं, ये वाली चीज तो तुम भूल जाओगे, ये वाली चीज भूल जाओगे, तो ये वाली चीज याद रखो। अगर ये भी याद ना रहे, तो जब थर्मल एक्सपेंशन पढ़ोगे तो एक बड़ी फेमस इक्वेशन है, इसको इस फॉर्म में याद रखते हैं बच्चे, मैं बताता हूँ, इस फॉर्म में याद रखते हैं, वी फाइनल इज इक्वल टू वी इनिशियल वन प्लस गामा डेल्टा टी। अब देखो इससे चाहो तो मैं जैसे भूल जाता था, तो मैं ऐसे ही निकाल लेता था। तो मैं क्या करता था, वी फाइनल वी मल्टीप्लाई कर दिया वी गामा डेल्टा टी, फिर इस वी को इसमें माइनस कर लेता था, वी फाइनल माइनस वी वी गामा डेल्टा टी, ये डेल्टा वी हो गया इक्वल टू वी गामा डेल्टा टी। तो गामा आ जाएगा वन बाई वी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी है तो गैस के लिए स्मॉल चेंज के लिए डीवी बाई डी टी हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा आप ऐसे भी देख सकते हो, ये तरीका है कि अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है, ये तो मुझे तो याद नहीं आता, तो कम ये तो सारे बच्चों को याद रहता है, क्योंकि ये सिंपल इक्वेशन होती है और बार बार यूज की जाती है ना। तो यहाँ से फिर आप यहाँ पे पहुंच जाओगे मेरे हिसाब से 5-10 सेकंड में, और फिर आप इसको यूज कर लेना। बेटा समझ गए ना कैसे याद रखोगे इस क्वेश्चन को, बाकी थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ोगे ये चीज, है ना। देखो, तो मैं फिलहाल ये बता दे रहा हूँ, ये बस याद करने का तरीका है तुम्हारा, कि अगर ये याद नहीं हो रहा है तो ये आप कैसे याद करोगे इसको। तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको कोई जरूरत नहीं है लिखने की। हाँ चलो, तो अब जैसे आईआईटी में क्वेश्चन आया है, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। उन्होंने प्रोसेस दिया था, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट दिया था, आइडियल गैस है, फिर कहा था फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर।
कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बताना है एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो आपको पता है बेटा कैसे करना है इसको, देखिए जरा। पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना, और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है 1/v/dv/dt। तो आपको कुल मिला के dv/dt रखना है बेटा, यहाँ पर dv/dt। तो dv/dt की वैल्यू रख दो, वॉल्यूम की वैल्यू रख दो। यहाँ पे तो प्रेशर टेम्परेचर है, तो ऐसा करो वॉल्यूम लिख लो। तो P को लिख सकते हो nRT/v इंटू टी स्क्वायर है, कांस्टेंट को K मान लो। तो V आ रहा है nRT³ डिवाइड बाई K। अब यहाँ से देखो तुम गामा में सीधे लिख दो, 1/v कर रहे हो तो 1/v हो जाएगा K/nRT³, और dv/dt इसके डिफरेंशिएशन से आ जाएगा। तो 3nRT² डिवाइड बाई K। तो K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, NR से NR कैंसिल आउट हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू 3/T। तो ये IIT का एडवांस का क्वेश्चन है बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। 1/2, 2/T, 3/T, 4/T ऐसे ऑप्शन दिए थे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन के पहले एक सिंपल क्वेश्चन आया था, उन्होंने आइसोबैरिक प्रोसेस दिया था। अभी 8:40 पे कौन ज्वाइन कर रहा है, क्या मतलब है ज्वाइन करने का? आइसोबैरिक प्रोसेस दिया था, ये भी IIT का क्वेश्चन है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है? P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। इसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बताना था एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। चलो ट्राई करो इसको जरा अपने कॉपी पे, बताओ क्या आएगा। देखते हैं, लेट्स सी। करो बेटा, है मैं 1 मिनट चाय पी लेता हूँ बस।
बच्चों किसका किसका आ रहा है भाई? सर 1/v आ रहा है। 1/v तो नहीं आएगा, 1/t आएगा। देखो p अगर कांस्टेंट है, मान लो p k है, p को nRT/v लिख लो तो v आ जाएगा nRT/k। अब गामा है 1/v dv/dt, तो 1 ये का लिखे nRT/k, 1/v होगा k/nRT, और इसका डिफरेंशिएशन dv/dt हो जाएगा सिर्फ nR/k, तो 1/t हो जाएगा। गामा इज इक्वल टू 1/t। तो टेम्परेचर के साथ अगर ग्राफ बनाना हो, मान लो ऐसे दे दे कि एक फिजिकल क्वांटिटी है ये 1/v dv/dt वर्सेस टेम्परेचर, बताओ कैसा ग्राफ बनेगा? ऐसा बन जाएगा, ये बनेगा हाइपरबोला। यस ये गामा है, इस तरह से क्वेश्चन आता है बेटा। दोनों चीजें सीख लिया बेटा, बल्क मॉडुलस निकालेंगे कैसे, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस दिया जाए अगर, और कोफिशिएंट ऑफ। तो मैंने क्या किया, मैंने ऑब्जर्व किया यार, मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने कहा गुरु पी टी की पावर 0 बराबर कांस्टेंट था, तो गामा 1/t आया। पी टी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है गामा, तो ये 2 ना तुम CP/CV समझ लो बच्चों। हेलो, ये गामा वो नहीं है, ये गामा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, वो गामा ना है CP/CV वाला। तो ये 3/t आया। तो मैंने कहा कि यार एक पावर प्लस आ रही है यहाँ पे, तो अगर ये पीटी की पावर n बराबर कांस्टेंट होगा तो ये नहीं आएगा। मान लो कल को जेई मेन में आ जाए पीटी क्यूब बराबर कांस्टेंट, तो काय समय लगाओगे, 4/t लिख देना। क्यों भाई, समझ नहीं पाते हो क्या? आगे समझे? चलो भाई, तो अब बच्चों हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी आइसोथर्मल। अरे ये वाला समझ गए ना डायरेक्ट कैसे, आप अगर चाहो तो ये वाला डायरेक्ट लिख लेना, इस तरह का क्वेश्चन ऐसा ना हो दोबारा आ जाए। अब बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में बताओ क्या कांस्टेंट रहता है बेटा? इट इज ए थर्मोडायनामिक प्रोसेस in which temperature of gas remains constant। गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना? गुड। मतलब बच्चों टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, दिस इंप्लाइज डेल्टा टी 0 रहेगा, दिस इंप्लाइज डी टी भी 0 रहेगा। डेल्टा टी 0 एंड डी टी 0 दोनों 0 रहते हैं। इफ डेल्टा टी इज 0 देन अगर डेल्टा टी 0 है तो क्या जरूरी है कि प्रोसेस आइसोकोरिक होगा या आइसोथर्मल होगा? बताओ, सॉरी आइसोथर्मल होगा। नहीं सर, मे बी हो सकता है, अगर डेल्टा टी 0 है देन मे बी आइसोथर्मल, मे नॉट बी आइसोथर्मल। तो सिर्फ ये देख करके कमेंट न कर देना कि अगर इफ डेल्टा टी 0, अगर केवल डेल्टा टी 0 है तो आइसोथर्मल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बना रहे हैं और ये ऐसे ग्राफ बना दिया हमने, तो ए पॉइंट
बी पॉइंट। तो देखो ए का टेम्परेचर बी के बराबर है, डेल्टा टी जीरो है ए बी में, बट प्रोसेस नॉट आइसोथर्मल, है ना। तो सिर्फ डेल्टा टी जीरो तो ये बताएगा ना कि इनिशियल और फाइनल सेम है। डेल्टा टी जीरो ये नहीं बताएगा कि टी कांस्टेंट है। हाँ, अगर डेल्टा टी डी टी दोनों जीरो कर दिए जाए तो टी कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर टी कांस्टेंट है तब तो गारंटीड डेल्टा टी जीरो होगा, पर डेल्टा टी जीरो है तो गारंटीड टी कांस्टेंट नहीं होगा, है ना। तो ये गड़बड़ ना करना। अच्छा बेटा, डेल्टा यू तो एन सी वी डेल्टा टी होता है सभी के लिए, बट ये जीरो हो जाएगा इसमें, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखो क्या कहता है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, और डेल्टा यू जीरो है तो गैस के द्वारा किया गया वर्कडन ही, गैस के द्वारा किया गया वर्कडन ही बेटा क्या होगा, हीट के बराबर हो जाएगा। तो ये y बराबर x वाली लाइन बन जाएगी, 45 डिग्री एंगल बन जाएगा, है ना। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ रही बच्चों, यानी गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही, वही तो इंटरनल एनर्जी होती है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा बच्चों। इसका मतलब अगर यहाँ हीट दोगे तो वर्क डन में खर्च कर देगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो ये, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ बेटा, तो हम चर्चा कर रहे थे कि हम ये कह रहे थे कि आइसोथर्मल प्रोसेस बेटा, देखिए खासियत देखिए इसकी, कि अगर आप इसे हीट देंगे तो वो वर्कडन पॉजिटिव होगा, यानी गैस वर्कडन कर डालेगी, दूसरों पे सराउंडिंग पे खर्च कर डालेगी। और अगर आप वर्कडन करेंगे नेगेटिव, मतलब कंप्रेस करेंगे गैस को, तो हीट के फॉर्म में निकाल डालेगी, है ना। तो वही दो सिचुएशन ऐसी हैं कि टेम्परेचर लेकिन उस अपने जेब में कुछ नहीं रखेगी। अगर आप हीट दे रहे हैं तो पिस्टन ऊपर भागेगा, वर्कडन ये वर्कडन के टर्म में खर्च कर डालेगी। अगर आप हीट के फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं तो वर्क डन दूसरों पे, बाहर वालों पे वर्क डन करके डब्ल्यू पॉजिटिव होगा, या वर्क डन बाय द गैस ऑन द सराउंडिंग, तो वो एनर्जी खर्च कर देगी, अपने पास नहीं रखेगी। और डब्ल्यू निगेटिव का मतलब अगर आप इसे कंप्रेस कर रहे हैं तो यानी आप उस पर वर्क डन कर रहे हैं तो वो हीट के फॉर्म में रिजेक्ट कर देगी, है ना। अगर आप इसे कंप्रेस कर रहे हैं तो फिर हीट के फॉर्म में रिजेक्ट कर देगी। तो इसका मतलब ये है कि हर परिस्थिति में इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहने वाली है इसमें, है ना। इंटरनल एनर्जी हमारी क्या है, कांस्टेंट रहने वाली है यहाँ पे।
अगर जो वर्क डन के फॉर्म में एनर्जी देंगे तो हीट के फॉर्म में रिजेक्ट कर देगा, हीट के फॉर्म में देंगे तो वर्क डन के फॉर्म में रिजेक्ट कर देगा, अपने पास नहीं रखेगा। तो यहां पर जो हीट का फॉर्मूला है वही वर्क डन है, तो जो हीट है वो वर्क डन ही है। तो और निकाल लेते हैं कितना है वर्क डन। डेल्टा क्यू ही वर्क डन है ना? और वर्क डन क्या है? इंटीग्रल पी डीवी होता है। पी को लिख सकते हैं एनआरटी बाई वी, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, इनटू डीवी। मान लो V1 से V2 हमने कर दिया। अच्छा, एक चीज और हम कर सकते हैं यहां पर, इक्वेशन ऑफ प्रोसेस। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में अगर ये चीज कांस्टेंट है, बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो P इंटू वी क्या आ जाएगा बेटा? कांस्टेंट आ जाएगा। ये बॉयल्स लॉ फॉलो करती है ना? कौन सा लॉ है ये बेटा? बॉयल्स लॉ। आइसोथर्मल प्रोसेस में गैस हमारी बॉयल्स लॉ फॉलो करती है। और अप्लाई कैसे करते हो? P1V1 इक्वल टू P2V2, इस तरह से बेटा अप्लाई करते हो आप इसे, है ना? P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ये क्वेश्चन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस है, या पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट भी कह सकते हो। अब वापस आते हैं तो हमें पता है वर्क डन है पी डीवी इंटीग्रल बेटा, ये हम बेसिक बात जानते हैं। तो पी को लिख दिया एनआरटी बाई वी, डीवी बाई वी हो गया हमारा 1 बाई वी का इंटीग्रेशन एल एन वी। तो एनआरटी बाहर रहेगा, एल एन वी रहेगा, वी की लिमिट लगाएंगे तो V2 बाई V1 आ जाएगा बेटा। तो W इज इक्वल टू एनआरटी बेस 10 अगर ले लें तो V2 डिवाइड बाई V1, ये आ जाएगा। लेकिन इसमें जब बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2.303 से, है ना? इसी चीज को बेटा हम, आप देख सकते हो कि P1V1 बराबर P2V2 है, तो V2 बाई V1 कैन बी रिटन एज P1 बाई P2 बेटा। यहाँ पे समझो, P1 और P2 को नीचे ले आओ और V1 को इधर ले जाओ, तो P1 बाई P2 आ जाएगा V2 बाई V1 की जगह। तो यू कैन ऑल्सो राइट इट 2.303 एनआरटी लॉग बेस 10 P1 बाई P2, है ना? तो ये वर्कडन है, यही हीट है, यही वर्कडन है ना? यही हीट है गिवन टू द गैस, यही वर्कडन है। इसके बाद अगर हम ग्राफ्स से रिलेटेड बातें करें तो देखिए P इंटू वी कॉन्स्टेंट है, तो P है कांस्टेंट डिवाइड बाय V। तो ये क्या है बेटा? ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा, है ना? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है बेटा। तो अगर मैं एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन कंसीडर करूं तो वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर घटेगा, है ना? आइसोथर्मल प्रोसेस है बेटा, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर घटेगा, और वॉल्यूम घट रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो प्रेशर बढ़ेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रहना है। तो ये इस तरह से बन जाएगा। ये है आइसोथर्मल एक्सपेंशन का ग्राफ हम लोग बना रहे हैं बेटा। आइसोथर्मल एक्सपेंशन का ग्राफ हम बना रहे हैं। अब अगर हम बेटा वीटी ग्राफ बनाए, वीटी आइसोथर्मल एक्सपेंशन का वीटी ग्राफ, तो ये तो पीटी है, पीवी है। वीटी में वॉल्यूम हमें एक्सपेंड करना, इसी प्रोसेस का बना रहे हैं ना?
तो वॉल्यूम बढ़ना है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना है, तो ऐसा बन जाएगा। अगर ये ए बी प्रोसेस है तो ये ए बी प्रोसेस बनेगा। गलत बनाया है, गलत बनाया है, ये बन जाएगा ए बी। टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। और अगर पीटी ग्राफ बनाना है तो फिर से पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की मदद लेनी पड़ेगी। तो कोई जरूरत ही नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है बेटा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, लाइन अब फिर से वर्टिकल बन जाएगी। बस ये है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन अगर ले रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर घट रहा है, तो यहाँ पर प्रेशर घट रहेगा, यानी ए से बी नीचे की तरफ बनेगा। तो इस तरह से बेटा हम पीवी ग्राफ, पीटी ग्राफ और वीटी ग्राफ बना पाएंगे। फिर से देख लें, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है आइसोथर्मल में, तो प्रेशर 1/वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है, तो वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एक्स, तो इट विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बेटा। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना दिया, जिसमें वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटता हुआ नजर आएगा। तो जैसे जैसे एक्स में आगे बढ़ रहे हो वाई वाई डिक्रीज कर रहा है। आइसोथर्मल है, एक्सपेंशन है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, और एक्सपेंशन में प्रेशर घट रहा है। इसी प्रोसेस के अगर डेंसिटी के ग्राफ बनाएं तो डेंसिटी के ग्राफ होते हैं, डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम, या पी एम बाई आर टी। ये जो है ये मोलर मास है, एम जो है ये मोलर मास है, भूलना नहीं है, वो मास नहीं है। तो अगर मैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन मान रहा हूं, है ना, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो डेंसिटी डेफिनेटली घटेगी बेटा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटनी है, तय है बिल्कुल, है ना। तो डेंसिटी का ग्राफ अगर वॉल्यूम के साथ बनाया जाए तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। डेंसिटी घट रही है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, बिकॉज मास कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, तो रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/v के। टेम्परेचर कांस्टेंट रहना है, डेंसिटी घट रही है, ये ए बी है और ये भी ए बी है। डेंसिटी को घटाना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट करना है। और डेंसिटी वर्सेस वॉल्यूम, तो डेंसिटी वर्सेस वॉल्यूम तो हो ही गया है, वर्सेस प्रेशर है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टी कांस्टेंट है, तो डेंसिटी जो है वो पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एम बाई आर टी कांस्टेंट है। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में प्रेशर घटता है, ऐसा बनेगा। और इसका जो स्लोप होएगा वो tan थीटा बराबर होएगा m बाई आर टी। तो इस तरह से बेटा डेंसिटी के तीनों ग्राफ बन जाएंगे। ये ग्राफ बड़े ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन ग्राफ को बना के क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा, ग्राफ को बना के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो और सबसे पहले तो ग्राफ से हमें प्रोसेस पहचानना पड़ेगा, बहुत जरूरी है ना। ग्राफ से जो है वो प्रोसेस पहचानना पड़ेगा। तो ये बच्चों हमारे डेंसिटी ग्राफ हो जाएंगे। तो आइसोथर्मल, हाँ बेटा, हाँ नहीं, एडियाबैटिक और उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा सा जानकारी एक्स्ट्रा देता है, इसीलिए, है ना। अब इसके बाद बच्चों आता है मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। इसी प्रोसेस में चल रही बात है ना। तो इसे दो तरह से समझ सकते हो। कैसे? एक तो आपने पता है कि अगर आपको याद हो तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू होता है एनसी डेल्टा टी, है ना। सकते हो सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाई एन डेल्टा टी। तो यहाँ पे आप ये समझो बेटा
कि डेल्टा क्यू डिवाइड बाई एन डेल्टा टी, तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, आप हीट तो दे रहे हो पर वो वर्क डन में खर्च हो जा रहा है, तो टेम्परेचर चेंज हो ही नहीं रहे बेटा। तो आपको ऐसा फील होगा कि इसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट है ना। तो जो सी होगा ना बेटा वो इनफाइनाइट होता है आइसोथर्मल में। अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, बेटा एक बात सोचो, समझो छोटी सी, बहुत ध्यान सुनना। जब बहुत सारा टेम्परेचर, थोड़ी सी हीट देने पर डेल्टा क्यू स्मॉल हो और ढेर सारा टेम्परेचर चेंज हो जाए तो हम कहेंगे क्षमता ही नहीं है। जरा सी हीट दी और गर्म हो गई बॉडी हमारी। जैसे हमने तो सिर्फ 2 थप्पड़ मारे और तुम चिल्ला चिल्ला के रोने लगे, तो तुम्हारी कैपेसिटी बहुत कम, हम ये कहेंगे। लेकिन मान लो बहुत सारी हीट दे दी हमने, डेल्टा क्यू बहुत बड़ा है और फिर भी टेम्परेचर बहुत कम चेंज हुआ, तो देखो इसमें बड़ी वैल्यू आएगी सी की। हाई कैपेसिटी का मतलब हमने 10 लपड़ मार दिए तुम्हारे और तुम टच से मजा नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे बहुत क्षमता है यार तुम्हारी मार खाने की, कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। उसी तरह से जब ढेर सारी हीट देने पर भी टेम्परेचर कम राइज करे तो उसको हाई कैपेसिटी बॉडी बोलते हैं। और बहुत ही लो हीट देने से ज्यादा टेम्परेचर राइज कर जाएगा कि तुमने आंखें दिखाई और मुन रोने लगा, तो वहां पर क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी वेरी लो होती है बच्चों। यहाँ पर क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस में तो टेम्परेचर राइज ही नहीं कर रहा। सोचो तुम हीट दिए जा रहे हो राइज ही नहीं कर रहा, हालांकि वो कहीं और यूज कर ले रहा है हीट को, वर्क डन के फॉर्म में खर्च कर दे रहा है, तो इसलिए राइज नहीं कर रहा है। तो इसलिए मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो इनफाइनाइट है मैथमेटिकली अगर देखा जाए। दूसरा तरीका ये है कि इक्वेशन होती है पीवी की पावर, इसे और ऐसे भी देख लो। तो आपको याद हो कि हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से कंपैरिजन करेंगे तो m बराबर 1 आएगा, और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में ये होता था। तो CV प्लस आर बाई 0, तो ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसे भी आप समझ सकते हो कि मोलर हीट कैपेसिटी जो होती है वो इनफाइनाइट होती है गैस की। बल्क मॉडुलस ऑफ गैस इन आइसोथर्मल, तो PV की पावर n1 इक्वल टू कांस्टेंट, सो बल्क मॉडुलस विल बी इक्वल टू प्रेशर, क्योंकि m टाइम्स प्रेशर होता है। PV की पावर m बराबर कांस्टेंट में अब दोबारा नहीं बताऊंगा, तो अभी भी तो बताया यार, बल्क मॉडुलस MP होता है, तो m की वैल्यू यहाँ पर 1 है ना। m की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो बल्क मॉडुलस क्या किसके बराबर हो जाएगा, प्रेशर के बराबर हो जाएगा। डेफिनेशन तो पता ही है, -v/dp/dv है ना। देखो अभी तो बताया था, भूल गए भाई गधे कहीं के। ये देखो MP बताया था। तो बल्क मॉडुलस की बात हो गई बेटा, और मोलर हीट कैपेसिटी की बात हो गई है ना। तो ये सारी बातें हो गई हमारी आपकी। तो ये है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस बेटा, अब लास्ट मुद्दा आता है। आइए फिर से देख लेते हैं सारी बातें शुरू से। कुछ नहीं है बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा टी dt 0 है। पर उल्टा कोई बोले डेल्टा टी 0 है तो हो सकता है आइसोथर्मल हो, पर ये भी हो सकता है आइसोथर्मल ना हो, जैसे कि ये एग्जांपल। ठीक है, फिर हमने कहा कि इसमें डेल्टा टी 0 है तो डेल्टा यू 0 होगा, यू कांस्टेंट होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जो हीट दोगे वर्क डन में खर्च हो जाएगी, है ना। अगर वर्क डन करोगे तो हीट के फॉर्म में खर्च कर लेगा, यू कांस्टेंट रहेगा। इक्वेशन ऑफ प्रोसेस बॉयल्स लॉ फॉलो करता है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। वर्क डन और हीट दोनों सेम होते हैं, 2.303 nRT log 10 बेस 10 V2/V1 या P1/P2। ग्राफ जाने पहचाने हैं, वही पुरानी बातें हैं। हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट है और बल्क मॉडुलस प्रेशर के बराबर है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट थर्मोडायनेमिक आइसोथर्मल प्रोसेस। अब परफॉर्म कैसे होता है, तो 90% आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको बताएगा कि प्रोसेस आइसोथर्मल है ना, लैंग्वेज में बोलता है। बट फिर भी अगर कभी मान लो कंडक्टिंग वॉल हो, दीवारें कंडक्टिंग हो और स्लो हीटिंग हो कंडक्टिंग दीवारें हो और स्लो हीटिंग हो, तो कंडक्टिंग वॉल होने के कारण मान लो बाहर से अंदर और अंदर से बाहर हीट जा सकती है, तो हमेशा अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के बराबर रहेगा। ऐसे में प्रोसेस आइसोथर्मल हो सकता है ना।
क्योंकि हीट को आने जाने का पर्याप्त समय मिलेगा। अगर धीरे धीरे प्रोसेस कराओ और दीवारें एकदम परफेक्टली कंडक्टिंग हो, तो जो बाहर के वातावरण का टेम्परेचर होगा वही अंदर का टेम्परेचर होगा, एंड इट विल रिमेन कांस्टेंट विद द टाइम. So we can assume that the process is isothermal. Otherwise, in most of the cases, it is always given in the problem that process is isothermal or not. ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंटल सेटअप की पहचान इसकी बहुत खास नहीं है, तो आप प्रोसेस की वो कर सकते हैं. ठीक है, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों हम लोग करना चाहेंगे. अब तक जितने प्रोसेस पढ़े हैं उनके आधार पर ये ए बी है, ये बी सी है और ये सी है. फाइंड आउट डब्ल्यू ए बी, डब्ल्यू बी सी, डब्ल्यू सी ए. अलग अलग कैलकुलेशन करना है ना. तो एक छोटे सवाल का जवाब मुझे ये चाहिए कि ए बी प्रोसेस कैसा है. नाम बताइए बच्चों, देखकर बताइए तुरंत. कैसा है बच्चों? आइसोबारिक है. हमारे पास क्या है? 1 मोल मोनो एटॉमिक गैस है. प्रेशर वॉल्यूम तो दिया ही नहीं हमने. ये बेटा 3V0 है, ये V0 है, ये P0 है और ये 3P0 एंड दिस प्रोसेस इज गिवन आइसोथर्मल, है ना. तो मोनो एटॉमिक गैस है ना, चलो 1 मोल भी नहीं लेते, मोनो एटॉमिक गैस, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से. तो सबसे पहले तो हम अगर कहें कि इस प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा, डब्ल्यू ए बी, डब्ल्यू निकालते हैं. चलो, तो या तो आप इसके नीचे के इस एरिया से कैलकुलेट कर लो, ये है पी नॉट और ये है 2V0, 2P0V0, या पी डेल्टा वी कर सकते हो. नेगेटिव होगा, माइनस का पी डेल्टा वी पी नॉट इंटू 2V0, तो माइनस 2P0V0 आ जाएगा. बीसी आइसोकोरिक है. बीसी कैसा है बेटा? बीसी प्रोसेस है आइसोकोरिक, तो वर्क डन 0 आ जाएगा. और सी ए आ जाएगा 2.303 NRT. लेकिन आप देखो ना, सी ए जो प्रोसेस है, सी ए आइसोथर्मल है, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होगा. तो और P1 V1 बराबर P2 V2 भी होगा. किसी एक पॉइंट पर P और V, टेम्परेचर तो कांस्टेंट होगा पूरे पे. तो देखो यहाँ पर प्रेशर है 3P0 और वॉल्यूम है V0, तो ये हमेशा 3P0 V0 के बराबर लिख सकते हो. यहाँ पर भी देखोगे तो देखो ये 3V0 है और ये प्रेशर P0 है, तो यहाँ पर भी 3P0 V0 आएगा. यानी एनआरटी के स्थान पर लिख सकते हो 3P0 V0, है ना. एनआरटी log बेस 10 P1 by P2, या V2 by V1 कर सकते हो, या P1 by P2 कर सकते हो. तो V2 है 3V0 by V1, ये है. तो 2, क्यों बेटा? देखो, अरे वो एरो उल्टा बना दिया तो किस मैंने, साइक्लिक प्रोसेस है ना. सी से ए है ना बेटा. चलो, तो 2.303 एनआरटी की जगह लिख दे रहा हूँ 3P0V0 और log बेस 10 3, या 3P0V0 ln3 लिख सकता हूँ मैं बस, अगर मैं बेस 10 ना लेके ई ले लूँ बेस में. तो ये सी है बेटा. आप चाहो तो डब्लू नेट निकालने के लिए तीनों डब्लू जोड़ दो, है ना. तो माइनस का 2P0V0 प्लस का 3
ln3, ये W नेट है बेटा। अब अगर इंडिविजुअल हीट बतानी हो, इंडिविजुअल हीट, तो डेल्टा क्यू जो है बेटा वो है ए बी, वो होता है आइसोबारिक प्रोसेस में एनसीपी डेल्टा टी होता है बेटा। तो एनसीपी है 5R/2, सीपी हो जाएगा 3R/2 CV प्लस आर, है ना। और डेल्टा टी देखिए टेम्परेचर ऑफ बी माइनस टेम्परेचर ऑफ ए है। अब टेम्परेचर कैसे निकालोगे देखो जरा बेटा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा के, यहाँ का प्रेशर पी नॉट है और यहाँ का वॉल्यूम वी नॉट है, तो इस पॉइंट पे अगर कैलकुलेट करोगे तो पी नॉट इंटू वी नॉट बराबर एनआरटी लिखोगे बेटा। ध्यान दे पॉइंटर पे, ये पी नॉट है बेटा और ये वी नॉट है। इस पॉइंट पे देखो तो पी नॉट कॉमा वी नॉट, इसके वी नॉट कॉमा पी नॉट कोऑर्डिनेट है। तो जब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिखोगे तो पी की जगह पी नॉट लिखोगे, वॉल्यूम की जगह वी नॉट लिखोगे। तो बी पे पी नॉट वी नॉट बाई एन आर है। इसी तरह ए पे प्रेशर पी नॉट है, वॉल्यूम वी नॉट है, 3 वी नॉट है, 3 पी नॉट वी नॉट बाई एन आर है। ए में बी फाइनल बी है, इनिशियल ए है, तो बी में ए घटाओगे तो नेगेटिव आएगा। 5NR/2, ये बी है पी नॉट वी नॉट बाई एन आर माइनस 3 पी नॉट वी नॉट बाई एन आर, माइनस का 2 आएगा, 2 कट जाएगा, माइनस का 5 पी नॉट वी नॉट आएगा। ये डेल्टा क्यू ए बी है, यानी हीट रिजेक्ट हुई है, रिजेक्टेड। खैर माइनस साइन के साथ लिखोगे तब तो हीट गिवन शब्द का ही प्रयोग करोगे, पर माइनस हटा के लिखना चाहो तो रिजेक्टेड लिख सकते हो। फिर देखो ये प्रोसेस पहचानना होता है। ये प्रोसेस जो है बेटा वो आइसोकोरिक प्रोसेस है। अगर पहचान ही नहीं पाओगे तो फॉर्मूला कैसे लगाओगे? तो बीसी आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक में वर्क डन 0 होता है, CV डेल्टा टी होता है, जो डेल्टा यू होता है वही डेल्टा क्यू होता है। और ये 3 पी नॉट वी नॉट बाई एन आर है और ये पी नॉट वी नॉट बाई एन आर है टेम्परेचर। तो जो डेल्टा क्यू BC है जो कि एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, वो NCV डेल्टा टी होता है। तो NCV है 3R/2, डेल्टा टी है 2 पी नॉट वी नॉट बाई एन आर। घटा दिया हमने 3 पी नॉट वी नॉट बाई एन आर माइनस पी नॉट वी नॉट बाई एन आर, क्योंकि C का टेम्परेचर भी 3 पी नॉट वी नॉट डिवाइड बाई एन आर के बराबर है। तो एन आर से एन आर कट जाएगा, ये आ जाएगा 3 पी नॉट वी नॉट प्लस का। और डेल्टा क्यू जो CA है वही WCA है, क्योंकि ये आइसोथर्मल है। तो जो तुमने निकाला है 3 ln3 पी नॉट वी नॉट, है ना। तो ये हमारा डेल्टा क्यू CA है। हालांकि हम साइक्लिक प्रोसेस पढ़ाएंगे तो अगर डेल्टा क्यू नेट निकालना हो, जैसे फॉर कंप्लीट साइकिल अगर हम बात करें, तो कंप्लीट साइकिल के लिए क्या होता है ना बेटा, जहां से चले थे वहीं आगे वापस इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर के बराबर होता है। तो डेल्टा यू जो साइकिल के लिए होता है वो 0 होता है, क्योंकि यू फाइनल बराबर हो जाता है यू इनिशियल से। ऐसे में डेल्टा क्यू साइकिल अगर लगाना हो तो डेल्टा यू साइकिल प्लस W साइकिल नेट, ये बेटा 0 होता है। तो डेल्टा क्यू साइकिल जो होता है वही W साइकिल होता है। तो अगर सिर्फ डेल्टा क्यू नेट पूछा जाता तो हम W के ही बराबर लिख देते, तीनों निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, यानी जो W नेट है यही हमारा क्यू नेट के बराबर हो जाएगा, है ना। बट मैं आपको मेनली यहाँ पर साइक्लिक प्रोसेस नहीं पढ़ाने चाह रहा था, मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा था कि आपको क्वेश्चन कैसे मिल सकता है। तो बच्चों आपको ऐसे ग्राफ बना के देता है, ग्राफ से आपको प्रोसेस पहचानने होते हैं, फिर प्रोसेस के फॉर्मूले आपको लगाने होते हैं, और वो फॉर्मूले लगाने के बाद फिर आप जाके आगे क्वेश्चन को कर पाते हो बेटा, है ना। बाकी साइक्लिक प्रोसेस के लॉजिक्स तो हम आगे पढ़ेंगे ही। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है एक पॉइंट से चलकर बेटा उसी पॉइंट पे वापस लौट जाना, जैसे यहाँ पर है। ऐसे में साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है बेटा, इनिशियल टेम्परेचर फाइनल के बराबर होता है, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल के बराबर होता है, इनिशियल प्रेशर भी फाइनल के बराबर होता है,
तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है, डेल्टा पी जीरो होता है, डेल्टा टी जीरो होता है, डेल्टा यू जीरो होता है। ये चारों चीजें बेटा जीरो होती है ना, क्योंकि उसी वॉल्यूम पे आ जाते हैं, उसी प्रेशर पे, उसी टेम्परेचर पे, उसी इंटरनल एनर्जी पे, है ना। ये सब स्टेट फंक्शंस होते हैं ना, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी। लेकिन ये पाथ फंक्शन होते हैं। तो डेल्टा क्यू साइकिल जो होता है वो डब्ल्यू साइकिल के बराबर हो जाता है, यानी ये जीरो हो जाता है। तो इस पे भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो एक आप होमवर्क क्वेश्चन ट्राई कर लेना। इसमें सभी प्रोसेस की अलग अलग ए बी सी डी। इसका निकाल लेना सब कुछ। और एक बेटा मैं दे रहा हूं आपको पीटी ग्राफ। ए बी सी डी। ये बेटा 1 एटीएम है, ये बेटा 2 एटीएम है, ये 300 केल्विन है, ये 600 केल्विन है, ठीक है। यहाँ पर 2 मोल हैं मोनो एटॉमिक गैस के, और यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी चूंकि पीवी दिया है। यहाँ पर भी आपको निकालना डेल्टा क्यू फॉर ऑल ए बी बी सी सी डी और डी ए। यहाँ पर भी डेल्टा क्यू फॉर ऑल प्रोसेस। सी डी और डी ए, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आज बेटा इतना ही रखेंगे, मुझे कुछ काम से जाना है, स्कूल जाना है। तो चलिए मैं